हिंदुस्तान की तरफ से इल्ज़ाम भी लग रहे थे कि बांग्लादेश से के बॉर्डर से कुछ लोग अभी भी जंग का खतरा है या सिचुएशन आपको लग रहा है कि डिफ्यूज हो रही है? चौबीस घंटे में हिंदुस्तान ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 नाम की 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग की है, तो आकाश प्राइम नाम के डिफेंस सिस्टम ने भी अपना टेस्ट पास कर लिया है। अब नाज़रीन इकराम, हुआ यह है कि इंडिया ने उससे पहले ही इंडिया ने क्या किया जी, इंडिया ने बैक टू बैक टेस्ट किए हैं पृथ्वी 2 और अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के। लेकिन अगर बॉर्डर को उन्होंने कंट्रोल ना किया और वहां पे हिंदुओं के साथ मिसाइल जारी रहे, तो इंडिया के पास कोई अदर चॉइस नहीं होगा कि उसको सख्ती के साथ डील किया जाए। 24 घंटे के अंदर भारत ने 3 ऐसे खतरनाक हथियारों का परीक्षण किया है जिनके बारे में सुनकर भारत के दुश्मनों की टेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। अब बताया यह भी जा रहा है कि इंडिया जो है वो कुछ और भी करने जा रहा है, और इंडिया जो है वो कुछ बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त अपने मिसाइल्स जो हैं उनके तजुर्बे कर रहा है, और ये चीज जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलार्मिंग। हालात फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाएंगे और वहां पे जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे ख्याल में, अगर इसको जल्द से जल्द ठीक ना हुआ। दहशतगर्दी आप करवाते रहे, और ख़ास तौर पे 2008 के बम्बई धमाकों के कॉन्टेक्स्ट में कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने, अमेरिका की हुकूमत ने जो रेजिस्टेंस फ्रंट है TRF कश्मीर में, उसने पहलगाम की दहशतगर्दी और मैसेकर वहाँ पे किया, उसे अमेरिका ने एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने कानून के हिसाब से डिक्लेयर कर दिया, यानी FTO डिक्लेयर कर दिया। इकोनॉमी हो चाहे एरिया वाइज हो या कुछ भी कह लीजिए, हमसे एक बड़ी कंट्री है। अब हम चौधरी बनना चाहते हैं यहाँ इस एरिया में। यानी एक जानिब इंडिया ने अपना अग्नि 1 जो है मिसाइल उसका टेस्ट कर दिया है, फिर इसके साथ ही साथ बैक टू बैक ये नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है भारत की कि भारत ने पिछले दिनों एक साथ में 3 जो मिसाइल से उसका परीक्षण किया, सफल परीक्षण। एक है आकाश, दूसरी है पृथ्वी और तीसरी है यहाँ पर अगर हम देखें तो बात है अग्नि, आकाश और पृथ्वी। अब देखिए, जब से ये ऑपरेशन सिंदूर वाला जो पूरा सिचुएशन हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान के पास दिक्कत ये हो रही है कि भाई अब जो आने वाले दिनों में हथियार है वो हम कहाँ से मंगवाएं, कौन हमें फ्री में हथियार देगा, या फिर कहे कि हमारे पास जितने पैसे हैं क्या उससे कोई हथियार आ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस चल रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखो तो इंडिया जो है वो दिन ब दिन डेवलपमेंट करता जा रहा है। DRDO की तरफ से कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है कि भाई जैसे यहाँ पर है कि एक ही दिन में 3 मिसाइल्स का परीक्षण करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। इसके लिए तैयारी चलती है और एक साइकिल होती है, पूरी प्रोसेस होती है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया में इतना सारा डेवलपमेंट देख के पाकिस्तान को डेफिनेटली डर लग रहा है, और ना ही सिर्फ पाकिस्तान, इसको चाइना भी अच्छी तरीके से नोट कर रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद जरूर करें। नाज़रीन इकराम, कल बेसिकली इंडिया ने एक नोटम जारी किया, और नोटम ये जारी किया, इंडिया ने डिक्लेयर किया नो फ्लाई जोन बे ऑफ बंगाल जो है उसके ऊपर। और जब इंडिया ने ये किया तो उसमें 28 से बेसिकली 31 जुलाई जो है उसका भी इन्होंने टाइम दिया है, और रेंज जो है वो 475 किलोमीटर की इंडिया ने दी। इससे ये चीज समझ आ रही थी कि अब्दुल कलाम आइलैंड जो है उससे कोई मिसाइल जो है वो फायर किया जा सकता है, उससे कोई मिसाइल जो है वो आ सकता है, और कोई टेस्ट किया जा सकता है। मिसाइल्स का टेस्ट जो है वो इंडिया ने करना है। अब नाज़रीन इकराम, हुआ ये है कि इंडिया ने उससे पहले ही इंडिया ने क्या किया जी, इंडिया ने बैक टू बैक टेस्ट किए हैं पृथ्वी 2 और अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के। यानी एक जानिब इंडिया ने अपना अग्नि 1 जो है मिसाइल उसका टेस्ट कर दिया है, फिर इसके साथ ही साथ बैक टू बैक ये टेस्ट हुए हैं, और पृथ्वी 2 मिसाइल जो है इसका भी इंडिया ने एक तजुर्बा किया। अब ये जो दोनों तजुर्बात हैं, इसके साथ ही साथ ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अब बताया ये भी जा रहा है कि इंडिया जो है वो कुछ और भी करने जा रहा है, और इंडिया जो है वो कुछ बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त अपने मिसाइल्स जो हैं उनके तजुर्बे कर रहा है, और ये चीज जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलार्मिंग है, आई ओपनर भी होनी चाहिए। उन्होंने एक बार उनसे पूछा गया था कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ कैसे रहना चाहिए, तो उन्होंने कहा था ऐसे ही
छोटा भाई बड़े भाई के साथ बिहेव करता है वो बिहेव होना चाहिए पाकिस्तान का। अब भारत हमसे बड़ी कंट्री है, हमारे जितनी किसी भी चीज को अगर देख लीजिए, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे एरिया वाइज हो, या कुछ भी कह लीजिए, हमसे एक बड़ी कंट्री है। अब हम चौधरी बनना चाहते हैं यहाँ इस एरिया में, तो हम बिला वजह उनसे पंगे लेते रहते हैं। और अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि भारत की तरफ से कभी ये कोशिश की गई हो या ये कहा गया हो कि वो किसी इस हिस्से के पाकिस्तान के कब्जा कर लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ से बार बार ग़ज़वा हिंद की आवाज़ उठती रहती है, हम बार बार ये तमाम बातें करते रहते हैं। और उससे लगता तो मुझे यही है कि हम अमन नहीं चाहते, हम कहीं ना कहीं भारत के साथ चाहते हैं कि हमारी टेंशन बनी रहे। हाँ, बहुत ज्यादा लंबी भी ना हो कि हम न्यूक्लियर वेपन्स तक पहुंच जाए, लेकिन एक लड़ाई, एक झगड़ा, एक दुश्मन जिसे हम कह सकें, उस शक्ल में हमें भारत चाहिए। क्योंकि अगर बाकी कंट्रीज को आप देखें, चाहे ईरान हो या अफगानिस्तान हो, उसके साथ हमारे इस तरह के रिलेशन हम नहीं करते और ना ही हम उन्हें दुश्मन में गिनते हैं। इस्लामिक टच आ जाता है, इस्लामिक कंट्रीज का दोनों तरफ से आ जाता है, तो इसलिए हम नहीं कर वो बोल पाते। लेकिन भारत क्योंकि इस्लामिक कंट्री नहीं है, तो हम उसे दुश्मन भी गिन लेते हैं, हम उसको बुरा भला भी कह लेते हैं। और ऐसा करने से कई लोग जो कि मुल्क को चलाते हैं या कंट्रोल जिनके हाथ में है, उनको फायदा होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा और भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत फ्रेंडली हो जाए या बड़ा कोई आना जाना शुरू हो जाए, लेकिन फिर भी एक जो खतरा बताया जाता है कि जी भारत अटैक कर देगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अगर वो खतरा ना रहे तो फिर वही पैसा जो हम डिफेंस पे लगा रहे हैं, उसी पैसे को कहा जाएगा कि जी अब लोगों के ऊपर लगाइए, आप हेल्थ सेक्टर में लगाइए, एजुकेशन सेक्टर में लगाइए, और कई दूसरी चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में ठीक होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो मैंने अपनी भी एक वीडियो में कहा कि अगर ये सब कुछ ठीक हो गया और हम किसी एक सिविलाइज्ड कंट्री की तरह रहने लगे भारत के साथ, और ये पैसा जो डिफेंस पे लग रहा है वो लोगों पे लगा और लोगों के पास भी खाने को हुआ और एजुकेशन हुई, तो सर वो तो बोलने लगेंगे ना। बोल अभी भी रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही अभी नहीं बोल रहे, लेकिन लोग ज्यादा बोलने लगेंगे, लोगों का दिमाग चलने लगेगा, लोगों को समझ में आने लगेगा कि आखिर क्या चीजें हैं पाकिस्तान में जो सही नहीं है, तो लोग सवाल उठाएंगे। और इस सवालों से बचने के लिए मुझे लगता है कि इन्होंने एक दुश्मन जो है वो बना के रखा है। ये चाहते ही नहीं है कि भारत के साथ हमारे टर्म्स ठीक हो, वरना इनके बिजनेसेस, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इसलिए ये हमेशा से टेंशन बना के रखी है इन्होंने, और ये बनाकर रहेंगे, क्योंकि और तो ये कुछ करने के काबिल है नहीं। जाकर पूरी दुनिया से पैसा मांगना, फिर आ जाना, उसके बाद यहाँ पे कहना कि जी टेररिज्म तो हम खुद भुगत रहे हैं। अरे जो सुसाइड बॉम्बर होता है, मैंने किसी जगह सुना, एक साहब ने कहा कि सुसाइड बॉम्बर जब कहीं अटैक करता है तो वो खुद भी तो मरता है, वो दूसरों को तो नुकसान पहुंचाता है लेकिन खुद भी नहीं रहता। तो अब ये कहना कि जी हम तो खुद विक्टिम है टेररिज्म के, आपने बनाया, आपने पाला, आपके बड़े बड़े जो प्रेसिडेंट और जनरल्स रहे हैं परवेज मुशर्रफ टाइप के, उनकी बुक में भी लिखा हुआ है, उनके इंटरव्यूज में भी मौजूद है कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने बनाए, जिहादी तैयार किए फलस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए। तो जाहिर है अब वो हमारे गले पड़ गए। और यही चीज हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा अभी आजकल जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने, कि 30 साल हम मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते रहे। तो अब ये बात जो है कि ये भारत के साथ टर्म्स को अगर ठीक कर लेंगे तो पब्लिक तो फिर इन्हें कहेगी ना कि अब इतनी बड़ी फौज का क्या करना है। इंडिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी नायरा एनर्जी कंपनी जो है उस पे बैन लगा दिया, हालांकि वो कोलैबोरेशन में चल रही थी रशिया के साथ। क्या कहना चाहती हैं? हिट तो किया है उन्होंने, क्या रिटेलिएट बैक करेगा इंडिया? देखिए, आपने जिस ऑयल कंपनी का नाम लिया है, ये ऑयल कंपनी गुजरात में है। ये पीएम मोदी के अपने हलके से है। एग्जैक्टली। और ये सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो। ठीक है, आपने बात की है कि ईयू ने सैंक्शंस लगा दिए हैं, 32 कंट्रीज आती हैं यूरोपियन यूनियन की अगर हम लोग बात करें तो। सैंक्शंस लगा दिए हैं तो क्या हो जाएगा, क्या इंडिया, और सबसे ज़्यादा एक और बात ये है कि इंडिया सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट करता है। ऐसे ही बिल्कुल एशिया में मैक्सिमम कंट्री करते हैं। एग्जैक्टली, वो एक्सपोर्ट करता है। और सबसे ज़्यादा जो मेडिकल फार्मास्यूटिकल की चीज़ें हैं वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आपने बात की कि ऑयल रिफाइनरी पे सैंक्शंस लगा दी हैं, कहा है कि भाई हम आपका ऑयल नहीं लेंगे, अगर आप यहाँ पर भेजेंगे भी तो हमारे पास एक ऐसा लॉ है जो हमें ये कहता है कि भाई
कोई भी एक्सपोर्ट जो आप नहीं करना चाह रहे हो वो आती है तो उसको किस तरह से रोकना ये है। इंडिया या अमेरिका? ये देखिए आप, ये ईयू ने कहा है इंडिया को, ठीक है, और जिसके मुल्क के अंदर खुद लोग इतने पेट्रोलियम वाली चीजों को इस्तेमाल करने वाली कह लें कि एक चीज नजर आ रही है, उसके बिहाफ पर अगर इंडिया को वो कह रहे हैं कि भाई सैंक्शंस लगा दिए, ये कर दिया वो कर दिया, और वैसे भी कहते हैं ना कि इतनी बड़ी ऑयल कंजम्पशन आप 50 और ये इसमें से वो 30% जो आप ये कह लें कि इंपोर्ट कर रहा है वो रशिया से कर रहा है। अगर यही रशिया पे और इंडिया दोनों पे सैंक्शंस लग जाती हैं और इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे चलने वाली चीजों पे भी लगेगी, आगे वो एक्सपोर्ट करेंगे उस पे भी लगेगी। सबसे ज्यादा कह लें कि ये जो चीजें हैं, एक तो डिफेंस सिस्टम बना, एक तो डिफेंस सबसे बड़ी कंजम्पशन है पाकिस्तान में, इंडिया में। एग्जैक्टली, और दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिकली व्हीकल्स बहुत ज्यादा कह लें कि जो इंडस्ट्री है उनकी वो इस्तेमाल करती है यहाँ से, अगर ऑयल की हम लोग बात करें। बट द थिंग इज दैट कि ठीक है इंडिया सस्ते दामों में रशिया से तेल लेता है, रशिया के साथ तो वो कभी अपनी दोस्ती नहीं बिगाड़ेगा, और उसको पता है कि अगर मैंने यहाँ से बिगाड़ दी तो मुझे अमेरिका के साथ क्या है, अमेरिका तो इंडिया के सब मिनट लगाया है साइड चेंज करते हुए। बिल्कुल, वो तो ऐसे है जैसे धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अगर मैं सीरियसली अमेरिका की बात करूँ या मैं ट्रम्प की बात करूँ, ही इज द मोस्ट मैड। ट्रम्प की बात करें, सारे अमेरिका की ना करें। ठीक है, आप ट्रम्प की बात कर लें तो आई थिंक सो कि यहाँ पर अगर एक चीज और देखी जाए तो मुझे नहीं लगता कि भारत को कोई फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज उसके पास और बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। सब्स्टिट्यूट कौन कौन से हैं? सपोज नहीं, पहली बात तो ये है कि सब्स्टिट्यूट क्या, अगर उसने ट्रेड करनी है रशिया के साथ तो वो एक खुले दिल से, एक तगड़े जिगरे से वो कहेगा कि मैंने करना है, आपने मेरे ऊपर सैंक्शन लगानी है लगाएं, मैं आपके ऊपर सैंक्शन लगाता हूं। सबसे बड़ा आईटी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, यूरोप को कर रहा है, यूरोप को भी कर रहा है, अमेरिका को भी कर रहा है, तो फिर उन पे वो भी टैक्स लगाएगा। जाहिर सी बात है। आपको क्या लगता है कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है? आप पंगा लोगे अगले वाला तो दोनों हाथों से लगाएगा। वो दोनों हाथों से इधर उसका ये वाला ही काम होगा। सो मुझे नहीं लगता कि यूरोपियन यूनियन, हमने अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं और वो उसको भी यूटिलाइज करने वाले हैं। अब चाइना की धमकियां भी खत्म होने वाली हैं। चाइना जो वेपनाइज बना रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली, जो चाइना वेपनाइज करके बैठा हुआ था कि भाई हम इतना एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया को, अब हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कहते हैं ना कि एक अच्छा दोस्त इंडिया के पास है, दैट इज रशिया। बाकी 1000 दुश्मन भी उसके खड़े होना, उसको पता है मैंने स्टैंड कैसे लेना है, बड़ी इकोनॉमी, हाँ एग्जैक्टली, मैंने स्टेबल कैसे करना है। एलन मस्क बाज आया नहीं आया, उसने टेस्ला लॉन्च कर दी भाई, उसका शोरूम बना दिया मुंबई के अंदर। एलन मस्क उसने तो ट्रम्प की दुश्मनी में किया है। आप ये देखिए 2008 से मनमोहन सिंह के दौर से ये डील चल रही थी कि आप एलोन मस्क के साथ कि आप अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेके आए, और फिर 2024 में ट्रम्प के आने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने बड़े जूते घसाए हैं कि मैं जाऊं लेके आऊं। लेकिन अचानक जब से उसने अमेरिकन वो डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई और उसके फौरन बाद टेस्ला आ गया, ये तो मेरे ख्याल में कैच मिला है उसकी डोनाल्ड ट्रम्प की मुखालफत में, इसलिए एलोन मस्क लेके आया। या अमेरिका की या ये इंडिया की सक्सेस है, ये डिप्लोमेटिक सक्सेस। देखिए वो कहते हैं ना कि एक बंदा हो जिसका कुब निकला और वो सीधा ना आ रहा हो, तो आप उसको टांग मारो एट द राइट मोमेंट, उसका कुब भी सीधा हो जाता है। तो इंडिया के साथ बिल्कुल यही हुआ है। इतनी कोशिशें की नरेंद्र मोदी ने, बट एटलीस्ट ट्रम्प ने खुद ही मौका दे दिया कि भाई जाओ, तुम मेरी तरफ से फ्री हो और जा करना, तुम इंडिया में बैठो, वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट करो, वहाँ के लोगों को हेल्प आउट करो, ये सारा कुछ। उसने तो आईफोन को भी बोला था उठाओ इंडस्ट्रीज यहाँ से वापिस आओ, उन्होंने कहा कि सॉरी देयर इज अ बिग मार्केट, वो बड़ी मछली है, हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं, और लेबर सस्ती है और अमेरिका के एग्जैक्टली। आप ये चीजें देखें ना कि जहाँ पर आपको बेनिफिट है वो कौन है, वो इंडिया है। वो यहाँ तो नहीं कहेगा कि भाई ठीक है मैं यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाता हूँ, यहाँ पर सारा कुछ करता हूँ। सो आई थिंक सो कि दे आर वर्किंग वेरी स्मार्ट, इंडियंस दे आर वर्किंग वेरी स्मार्ट। वेस्ट कहता है कि हम स्मार्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि दे आर बेवकूफ, द मोस्ट बेवकूफ नेशन मुझे नजर आ रही है राइट नाउ। बट आई थिंक सो कि एशिया के अंदर इंडिया इज गोइंग ग्रेट वेल। कोई बात नहीं, आप लॉन वॉरियर हो, अकेला खड़ा होना सीखो, अकेले खड़ा होना सीख गए तो उसके बाद भाई आपकी मौजे मौजे हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया इन सैंक्शंस के अंडर ही सरवाइव करेगा, या इंडिया अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी से या अपनी डिफेंस पॉलिसी से या अपने औरे से दोबारा अपनी शराइत पे ईयू को और नेटो को लेके आ गया? देखिए नेटो आ जाए और चाहे अमेरिका ट्रम्प आ जाए, चाहे जो मर्जी आ जाए, असल जो आजादी के मजाद थे वो आजाद हिंद आर्मी थी। अच्छा हाँ, उन्होंने मतलब हमें आजादी दिलवाई। तो जिनको लीड शायद नेताजी बोस, हाँ सुभाष चंद्र बोस। खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। बन्नू के थाना मेरियान पर दहशतगर्दों ने ड्रोन क्वाड कॉप्टर से बॉम्ब गिरा दिया है। जाहिर है कि हसास नौयत के ये मामलात हैं। बन्नू में
मीरियान और हवेद की हदूद में 2 अलग अलग ड्रोन हमले जो हैं ये मीडिया ने रिपोर्ट किए हैं। पहला हमला बताया गया है कि पुलिस स्टेशन पर, जबकि दूसरा हमला एक घर के ऊपर हुआ है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के लिए एक अरसे से चैलेंज है। स्टेशन पर बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों की जानिब से क्वाडकॉप्टर से ये हमला किया गया है और क्वाडकॉप्टर से बम भी गिराया गया है। चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो, हर जगह कहीं भी आंखें उठाकर देख लीजिए, हर जगह हम रोज खबर सुनते हैं कि ये मुसलमान अरेस्ट हो गया रेप के केस में, ये मुसलमान अरेस्ट हो गया मोलेस्टेशन के केस में। अभी कल सुबह की बात है कि ब्रिटेन देख सकते हैं आपके राडार सिस्टम, तो इसको आप क्यों ना देख सके, इस ड्रोन को क्यों नहीं गिराया? बहुत अहम सवाल आपने उठा दिए और हमने देखा कि अभी माजी करीब में भी बहुत कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से हुई कि उधर अफगान हुकूमत को समझाया जा सके कि आप टीटीपी को काबू में करें। तालिबान बदस्तूर कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को माली और लॉजिस्टिक मदद फराहम कर रहे हैं। खबर दें आपको, रूस ने अफगान हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। खबरसां एजेंसी ने बताया कि रूस अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया है। रूस ने अफगान अगर बलूचिस्तान के BLA के साथ आपका झगड़ा है, खैबर पख्तूनख्वा में TTP के साथ आपकी जंग चल रही है और 2024 में TTP ने अफगान सरजमीन से 600 हमले किए। पाकिस्तान की जो हालात हैं वो अनफॉर्चुनेटली गुजरते दिन के साथ खराब हो रहा है। इसमें जो है ये बताया गया है कि मिलिटेंट्स की तरफ से बाकायदा ये ड्रोन का या क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है और इन अ वे उनकी ताकत पहले के मुकाबले में ज्यादा हो। उनको साफ कह दिया गया UAE की तरफ से कि आपके पास ICC का गो लेटर है, लेकिन उसके बावजूद हम आपको UAE का वीजा नहीं दे रहे। नमस्कार दोस्तों, तालिबान मतलब कि जो कि अफगानिस्तान के अंदर शासन कर रहा है, वही तालिबान अब जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली आ चुके हैं। देखिए, इससे पहले हम सबको पता था कि TTP को छोड़ा हुआ था पाकिस्तान के ऊपर, उसके अलावा BLA, BLF, उसके बाद हमने ये भी सुना कि भाई बलोच लिबरेशन आर्मी और TTP का एक यहाँ पर ग्रुप बन चुका है और दोनों कोऑर्डिनेशन के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर हमले करते हैं। ये सारी बातें तो हमने सुनी, लेकिन अब बात ये हो रही है, अब जो ये सिचुएशन ये आ रही है कि अफगानिस्तान से डायरेक्टली ड्रोन के द्वारा हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। देखिए, हम सबको पता है कि जो डूरन लाइन है उसको अफगानिस्तान नहीं मानता, पाकिस्तान तो उसको मानना चाहता है। मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर की बात हो रही है और इसी को लेकर सारा का सारा डिस्प्यूट है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से अपना एरिया बांट लिया और 2 कंट्री बना लिए। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि तालिबान जो है या फिर कहीं अफगानिस्तान इस चीज़ को मान नहीं रहा, क्योंकि जो पख्तून कम्युनिटी है वो डिवाइड हो चुकी है विदाउट एनी रीज़न, और इसी को लेकर जो तालिबान है वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के ज़रिए हमारी मदद करना ना भूलें। तरह के हसास नोयत के ये मामलात हैं। बन्नू में मीरियान और हवेद की हदूद में 2 अलग अलग ड्रोन हमले जो हैं ये मीडिया ने रिपोर्ट किए हैं। पहला हमला बताया गया है कि पुलिस स्टेशन पर, जबकि दूसरा हमला एक घर के ऊपर हुआ है। ड्रोन हमले में एक खातून जाँ बहक हुई है और 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इलाके में शदीद खौफ व हरास है और ड्रोन्स का इस्तेमाल इन इलाकों में बढ़ रहा है। अच्छा, ये तकरीबन बताया गया है कि 1 महीने में 4था ड्रोन हमला किया गया है थाना मीरियान के ऊपर। इसमें जो है ये बताया गया है कि मिलिटेंट्स की तरफ से बाकायदा ये ड्रोन का या क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है और ये जो सोलर पैनल होता है सोलर एनर्जी के लिए, वो मुतासर हुआ है। और कुछ रोज़ कबल इसी थाना के पीछे नाला टोची है, यहाँ पर एक बच्ची जो मवेशी चरा रही थी, ये भी एक ड्रोन हमले में ज़ख्मी हुई थी। तो ये एक और कार्रवाई जो है ये हुई है थाना डडीवाला, ज़िला लकी मरवत की हदूद में। और आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान की। तो हमने जैसे कि अपने जो हमें देखने वाले हैं उन्होंने हमसे कहा भी था कि जी बलूचिस्तान का बताइए, तो फ़खर आज हम एक शॉर्ट सी वीडियो करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है। थैंक यू वेरी मच। एंड आरजू, बलूचिस्तान की जो हालात हैं वो अनफॉर्चुनेटली हर गुजरते दिन के साथ ख़राब हो रहे हैं और उसकी वजह ये है कि आपने वहाँ पर एक ऐसी चीज़ शुरू की हुई है कि जैसे लोगों के जो राइट्स हैं आप उसको सलब कर रहे हैं, कोई मौका नहीं दे रहे हैं।
डॉक्टर मारंग को हम अगर देखें तो उनके साथ अगर देखा जाए तो जो MPO के तहत उनकी जो जेल के अंदर कस्टडी है उसको हर 15 दिन के बाद एक्सटेंड किया जाता है। कौन किस कानून के तहत उनके मतलब जुर्म बताया जाए कि कितना 3 महीने तो उनको हो चुके हैं वहाँ पर। फिर इस तरीके से अगर हम ये देखें कि BLA शायद BLA ने गुज़िश्ता 1 महीने में या 15 दिनों में कोई बड़ा हमला नहीं किया, मानते हैं इस बात को, लेकिन क्या वहाँ की आवाम बैठ गई है, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट करना छोड़ दिया है, वो जो उनकी मांगे हैं उससे वो पीछे हट गए हैं? मेरे ख्याल में इसका जवाब है द बिग नो। वहाँ के लोग अपने राइट्स के लिए वो लड़ रहे हैं और उनका लड़ने का ये नहीं है BLA बंदूक उठा के वो कहते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन जो आम आवाम है वो बंदूक नहीं उठा रहे बल्कि वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका, उसके जरिए वो ये अपनी जंग लड़ रहे हैं। और मेरे ख्याल में अभी तक इस्लामाबाद में या फिर क्वेटा में जो लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वहाँ पे जो हुकूमत बनाई जाती है वो वैसे ही एक डमी टाइप की हुकूमत होती है। उसकी मिसाल हम कश्मीर की दे सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान साइड की कश्मीर की एक डमी हुकूमत होती थी, ये प्राइम मिनिस्टर है और ये फलाएं, हालांकि उनको यहाँ पे जो सेक्शन ऑफिसर लेवल का आदमी होता है वो नहीं सुनता उनको। तो सेम लाइक दैट आपने वहाँ पे जो हुकूमत लगाई हुई है वो मतलब बिंगे विंगे तो बहुत मारते हैं, लेकिन एक्चुअली जो वहाँ की आवाम है, क्या उनकी वोटों से आए, क्या उन्होंने वोट किया है, उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, ये अहम होता है। लेकिन वही वाली बात है कि भाई आपकी सीटों से आपको नहीं कुछ दिया जाता, आपकी सीटें नहीं गिनी जाती, आपके वोट नहीं गिने जाते, आपका खास इदारे से ताल्लुक कैसा है, जिसको मुक्तदरा कहते हैं ये लोग, उनके साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, वो आपका डिसाइड करेंगे कि आपकी हुकूमत होगी या नहीं होगी। इसीलिए वहाँ पर अगर जो लोग बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, उनको पता है कि यार हमें किसने वोट दी है, हम किस थ्रू ये आए हुए हैं। वो PTI वाले कहते हैं फॉर्म 47, तो मेरे ख्याल में वो हर गुजरते दिन के साथ ये चीज बाकायदा ये लोग साबित कर रहे होते हैं। पहले तो हमें लगता था कि शायद ये झूठ बोलते हैं PTI वाले, मजाक लगता था, सच बता दूं आपको, लेकिन जब जब वक्त गुजरा तो उनकी बातें, उनकी बहुत सारी चीजों से हम इख्तिलाफ भी करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो हमारा हक है, लेकिन बहुत सारी चीजें उनकी ठीक भी है और वो ठीक साबित भी हुई है। जहां तक बात है वहां की आवाम की, उनकी जिंदगियों में इन मतलब अगर हम 5 साल की बात करें, 10 साल की बात करें, 20 सालों की बात करें, क्या पॉजिटिव चेंज आया है उनकी जिंदगी? बच्चा जब उनका मैट्रिक पास करता है, कॉलेज जाता है, तो उनके माँ बाप का दिल धड़क रहा होता है कि खुदा खैर करे कि हमारे बच्चे को उठाया ना जाए। मेजॉरिटी, आप बेशक किसी की भी बलूचिस्तान के हवाले से स्टोरीज पढ़ लें, यही चीजें आपको मिलेंगी। कभी वो उनको कराची भिजवा देते हैं, ज्यादातर बलोच हमारे कराची की तरफ अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को भेजते हैं। जो नहीं अफोर्ड कर सकते तो मजबूरन उन्होंने उनको वहां रखना है, क्योंकि लाजमी बात है कराची में एक बच्चे या 2 बच्चों का खर्चा कोई आम तो नहीं है, मुश्किल काम होता है वो सारा उठाना, लेकिन फिर भी बेचारे कोशिश करते हैं कि यार हम इनको यहाँ पे निकाल दें, या फिर वो किसी और सिटी इस्लामाबाद और लाहौर में भेज देते हैं। लेकिन अफसोस के साथ लाहौर और इस्लामाबाद में भी कुछ इस किस्म की खबरें आई हैं और कुछ इस किस्म का सलूक होता है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की मिसालें हमारे साथ। बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान हो गया इसकी वजह से। सही हो गया, ठीक है। इंडिया एक आजकल मतलब आने वाले ज़माने में एक सुपर पावर है। सही है। उनके पास जो मतलब मिसाइल्स वगैरह है, सब जो फोर्सेज है वो बांग्लादेश के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। और ये दोनों मिलकर, मोसाद और रॉ मिलकर इस वक्त का फाउंडर मेंबर शौकत, बताया जा रहा है कि किसी गुमनाम व्यक्ति इसको मारकर चला गया है। आतंकियों को ट्रेनिंग देता था शौकत, और इस शौकत को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया गया। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। बांग्लादेश और इंडिया ने तो अच्छा किया, जहां पे इन्होंने नमक खिलाया, बांग्लादेश ने वहां पे नमक हरामी किया। आखिर क्यों? तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। भारत से भी हमारे दोस्त और कई दूसरे मीडिया के लोग और इवन भारत की गवर्नमेंट और लोग भी कहते हैं कि इनकी वजह से इंतहा पसंदी जो है वो पाकिस्तान में बढ़ती चली गई।
और इन मदरसों की वजह से ही हमें पहले नजर आया कि म्यांमार को उन्होंने 2200 आई थिंक सो मैट्रिक टन की राइस की उन्होंने डोनेट की है, मदद की है। खास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे। ईरान की एटमी तंसीबात पर दोबारा हमले से बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। तो अब ये है कि वो बिल जो है वो अब पास नहीं हुआ, वो जो उसको रिवर्स करने वाला था उस वक्त तो इन्होंने कर लिया क्योंकि फैटअप से बाहर निकलना था, लेकिन बाद में फिर इन्होंने दोबारा कानून साजी करके तो वो कहा जी कि नहीं जी वो पुराना जो है वो सिस्टम उसको बहाल किया जाए। हम इसको इस तरह ले सकते हैं, वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया उसको मार दिया, जगह जगह लोगों को टपकाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, अब भारत के जो अज्ञात हमलावर है, अब मैं भारत का तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो अज्ञात हमलावर है पाकिस्तान में वो फिर से एक्टिव हो चुके हैं और अब उनके निशाने पर एक ऐसा बंदा था जो लश्कर तोयबा के अंदर, मतलब LET लश्कर तोयबा के अंदर जो है वो आतंकियों को ट्रेनिंग देता था और उसकी खोपड़ी खोल दी गई है। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो बंदा निहत्था निकलेगा या फिर अकेला निकलेगा वो ज़िंदा बच नहीं रहा है। अब देखिए, ये मौलाना मसूद अजहर और हाफिज़ सईद को अगर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ना मिलती या फिर दाऊद इब्राहिम को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ना मिलती ना तो वो कब के जहन्नुम पहुंच चुके होते। अब देखिए, उनको जो सिक्योरिटी मिलती है वो पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से मिलती है, ISI की तरफ से मिलती है और उनकी पर्सनल सिक्योरिटी भी होती है। तब जाकर कुछ ऐसी एक सिचुएशन ऐसी पैदा होती है कि भाई ठीक है भाई, अब यहाँ पर थोड़ा अंदर एंट्री लेना मुश्किल है। हालांकि हाफिज़ सईद के बारे में हमने पिछले दिनों सुना था कि वो लाहौर में रहता है और उसके घर के पास ही एक धमाका कर दिया गया था और उसकी यहाँ पर चड्डी गीली हो चुकी थी, लेकिन वो एग्जीक्यूशन ठीक से हो नहीं पाया था। देखते आने वाले दिनों में कब तक ये जिंदा रहता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद जरूर करें, के सामने हम रखे देते हैं। तो देखिए, जो खबर है वो इस वक्त चल रही है, हाफिज़ सईद लश्कर तैयबा टेररिस्ट, UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट दहशतगर्द हाफिज़ सईद का एक बहुत करीबी साथी मारा गया है। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। हम इसको इस तरह ले सकते हैं, वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया उसको मार दिया, जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा पहले। और ख़ास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सबको 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रहीं जो कि उनको टपकाया जाता रहा। भारत से भी हमारे दोस्त और कई दूसरे मीडिया के लोग और इवन भारत की गवर्नमेंट और लोग भी कहते हैं कि इनकी वजह से इंतहा पसंदी जो है वो पाकिस्तान में बढ़ती चली गई और इन मदरसों की वजह से ही दूसरे रिलीजन को हमने एक्सेप्ट करने से इनकार किया और उन लोगों को हम काफी दूर दूर अपने से रखते हैं। कहाँ तक आप समझते हैं कि ये बात सही है? ये बिल्कुल सही है। उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर जो तलबा हैं इन मदरसों में जो ज़ेर तालीम हैं वो लोअर मिडिल क्लास से तल्लुक़ रखते हैं, गरीब लोगों के बच्चे हैं। उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि स्कूल एजुकेशन, जो एक हमारी फॉर्मल स्कूल एजुकेशन है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो मदरसों में भेज देते हैं। मदरसों में उन बच्चों को तालीम भी मिलती है और वहाँ पे उनको रिहाइश भी मिल जाती है, उनको खुराक भी मिलती है वहाँ पे। तो वो अगर मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा मंडी बहाउद्दीन में गरीब फैमिली का है तो वो उसको किसी मदरसे में दाखिल करवा देंगे और उनके ख्याल में अब वो बच्चा जो है वो उनकी अब जिम्मेदारी नहीं रहा, वो मदरसे की जिम्मेदारी बन गया है और वहाँ पे उसे सब कुछ मिलेगा। तो बेशुमार बच्चे तो गरीब बल्कि तकरीबन सभी बच्चे गरीब फैमिलीज़ के हैं जो कि मदरसों में पढ़ते हैं जाके। अब वहाँ पे क्या है कि जनरली जो वहाँ का माहौल होता है ना, वो
उसमें उनको बैरूनी दुनिया से बिल्कुल काट दिया जाता है। बैरूनी दुनिया से उनका कोई राब्ता नहीं होता। मदरसों में, अक्सर मदरसों में, बल्कि मेरा ख्याल है शायद ज़्यादातर मदरसे ऐसे ही हैं जहाँ पे कि उनकी मीडिया की एक्सेस नहीं है, यानी टीवी नहीं है वहाँ पे, अखबार नहीं आता वहाँ पे। वहाँ की जो लाइब्रेरीज़ हैं उनमें सिर्फ दीनी कुतब होती हैं। बाहर की दुनिया का जो सेकुलर अलूम है उनके बारे में बिल्कुल कोरे होते हैं, इनको कुछ पता नहीं होता। फिर अब इन अक्सर जो दीनी मदारिस है ना, उनमें इस्लाम के नाम पे एक ख़ास मसलक की तालीम और तरवीज की जाती है और उसमें बड़ा एक एक्सट्रीमिस्ट व्यू लिया जाता है और ऐसे अफराद जिनका तल्लुक उस ख़ास मसलक से नहीं है उनका तमस्खुर उड़ाया जाता है और उनकी खामियां गिनवाई जाती हैं और बच्चों के जहनों में ये चीज़ रासिख कर दी जाती है कि आप ही राह रास्त पे हैं, आप ही सिराते मुस्तकीम पे हैं और बाकी सारे भटके हुए हैं। तो एक तरह का उनके अंदर दूसरों के लिए एक अवर्शन, एक नफ़रत पैदा कर दी जाती है। फिर बहुत से मदरसों में ऐसे मज़ामीन भी पढ़ाए जाते हैं कि जो दूसरे मज़ाहिब और दूसरे मसालिक के लोगों के लिए नफ़रत का बायस बनते हैं। रद्द शियाइत, रद्द वहाबियत, रद्द मिर्ज़ाइयत, ये सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं बहुत सी जगहों पर। टीचर्स का जो एटीट्यूड है वो बहुत डोमिनेटिंग, अथॉरिटेटिव होता है वहाँ पे। तो अब जाहिर है कि जब आपको बाहर के मीडिया का कोई एक्सपोजर नहीं है, आपको एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ पढ़ाए जाते हैं, आप को दूसरों के लिए आपके दिल में नफ़रत पैदा की जाती है, तो जाहिर है कि फिर आप एक एक्सट्रीमिस्ट बनेंगे और एक्सट्रीमिज़म ही फिर आपको टेररिज्म की तरफ लेके जाता है। तो ये जो आपने बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मेन नर्सरियां हैं हमारे यहाँ दहशतगर्द बनाने की, वो यही मदरसे हैं। लेकिन सर इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो क्या ये जो खौफनाक तरीके से बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, क्या ये भी आप एक वजह समझते हैं कि मदरसों की तादाद बढ़ती जा रही है क्योंकि जो पेरेंट्स हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो उस काबिल नहीं है कि वो इतने बच्चों को पाल सकें, तो वो पैदा तो कर लेते हैं और उसके बाद उठा के मदरसे वालों को दे देते हैं, फिर चाहे वो उनको सुसाइड बॉम्बर बनाए, चाहे उनको वो मौलवी बनाए, चाहे वो उनको कोई कामयाब या कोई करामत